हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में हम वर्क डन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि वर्क डन क्या होता है और वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं। बच्चों, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो देन आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हर प्रकार के वर्क डन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। वैसे तो बहुत सारे वर्क डन होते हैं। आपकी रोज की जो डेली लाइफ होती है उसमें आप कई प्रकार के वर्क करते हो, जैसे स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, या 1 किलोमीटर दौड़ना, या आपके घर के बाहर कोई गार्डन है, उस गार्डन में आपने आधा घंटा कुछ वर्क किया तो आपको तो वर्क लग रहा है, वो भी वर्क ही है एक प्रकार का। लेकिन हर प्रकार का वर्क कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लीजिए आप जिम गए, जिम में आपने 1 घंटा वर्कआउट किया, वो भी आपका एक प्रकार का वर्क ही है, लेकिन हर प्रकार के वर्क को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होती हैं। अगर वो नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है देन वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन फिजिक्स में जो वर्क डन का जो फॉर्मूला बनाया गया है उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होती है, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए देन वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो, जैसे वर्क का जो जनरल डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन क्या होता है, जो बेसिक डेफिनेशन होता है, पहले मैं उसे समझा देता हूं। देन एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है वर्क डन का, मैं उसे भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। सबसे पहले वर्क का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है, देखिए। Work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of the applied force। बच्चों, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है, अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड भी हो रही है तो देन आप ये कहोगे कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स। देन उस फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है ऐसा मान लिया जाता है। अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो देन उस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसमें इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपने एफ फोर्स अप्लाई किया बच्चों, क्योंकि आपको क्या करना है, इसे डिस्प्लेस्ड कराना है। ठीक है, मान लीजिए आपने इसे यहां से लेकर के यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट करवाया। अब देखो बच्चों, यहां पे ग्राउंड में अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही होगी, क्योंकि ये ग्राउंड है। अगर आपको इसे आगे डिस्प्लेस कराना है तो आपको इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, देन इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। ये फोर्स क्या कर रहा है, यहां पे वर्क डन कर रहा है, तो इस फोर्स का, ये जो एफ फोर्स है, इस फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। देखो बच्चों, यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो देन वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इस बेसिक फॉर्मूले को, इस जनरल फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता है। दिस इज वैलिड ओनली इफ फोर्स इज कांस्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो देन आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। वहां पे ये वैलिड होता है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होने लग जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होते हो उसके डिफरेंट डायरेक्शन में बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस्ड होती रहती है। देन वहां पे आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। ये फॉर्मूला सिर्फ वहां पे वैलिड होता है जहां पे बॉडी पे आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं होता। खैर, अभी जो दूसरा फॉर्मूला आएगा वो भी बताऊंगा आपको। देखो, वर्क का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम इज जूल। सबको ये पता है कि वर्क को जो है जूल में मेजर किया जाता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। वर्क के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क का सिर्फ वैल्यू होता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है और उसका वैल्यू जो है जूल में मेजर किया जाता है, इतना आपको पता है। However, work done by a force can be positive, negative और zero। बच्चों, ये कह रहा है कि वर्क डन, हालांकि आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद भी वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहां पे समझा दूंगा आपको कि वर्क डन पॉजिटिव किस केस में होता है, नेगेटिव किस केस में होता है और जीरो किस केस में होता है, और इसे ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अब देखो, दूसरा यहां पे एक पॉइंट ये है कि यूनिट ऑफ वर्क ऑन सीजीएस सिस्टम। देखो, अगर हम वर्क डन को सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो देन वर्क को जो कैलकुलेट किया जाता है अर्ज में मेजर किया जाता है। ये है कहने का मतलब।
देखो बच्चों, अगर आप एसआई सिस्टम में मतलब वर्क का अगर एसआई यूनिट निकाल रहे हो तो एसआई यूनिट तो जूल होता है, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में वर्क डन को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सीजीएस सिस्टम में वर्क डन जो कैलकुलेट होता है वो अर्ज में कैलकुलेट होता है। ठीक है, देखो जैसे आपका लेंथ होता है ना, लेंथ को जो है आप मीटर में भी मीजर करते हो, सेंटीमीटर में भी मीजर करते हो, तो एसआई यूनिट जो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो तो मीटर होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होता है बच्चों वो सेंटीमीटर होता है। तो उसी तरीके से वर्क का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में वर्क का जो यूनिट होता है वो अर्ज होता है। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे वर्क का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यही होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो फोर्स होता है अगर आप इसे एसआई यूनिट में इसे कैलकुलेट कर रहे हो तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो फाइनली ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ना, इसी को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, जूल बोला जाता है। ठीक है, आप इसे जूल भी बोल सकते हो, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही चीज है। अब देखो यहाँ पे एक दूसरा केस लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए इस बार आप ये जो वर्क डन है, वर्क डन को जो है सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हो। यहाँ पे तो आपने एसआई यूनिट में कैलकुलेट किया, अब इसे सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट इसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, जो फोर्स का जो यूनिट होता है सीजीएस सिस्टम में वो डायन होता है। डायन, यहां पे तो न्यूटन था, यहां पे डायन होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को सीजीएस सिस्टम में जो मीजर किया जाता है सेंटीमीटर में मीजर किया जाता है। तो ये जो डायन सेंटीमीटर है इसी को क्या बोला जाता है, अर्ज बोला जाता है। जैसे ये न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है, उसी तरीके से डायन सेंटीमीटर को जो है अर्ज बोला जाता है। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये जो जूल है, ये जो अर्ज है, इनमें एक रिलेशन भी होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज होता है। तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपको वैल्यू को कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होगा। अगर मान लीजिए आपको वर्क डन अर्ज में दे रखा है और उसे आपको जूल में कन्वर्ट करना है, देन ये रिलेशन हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब देखो बच्चों, वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन भी होती हैं। वो नेसेसरी कंडीशन ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर सेम उसी डायरेक्शन में, फोर्स की ही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला दिस इज वैलिड ओनली। अब ये लेकिन सिर्फ हर जगह वैलिड नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वैलिड होता है इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो बच्चों ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, यहां पे हम कांस्टेंट फोर्स का ही वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां पे फोर्स एक तो कांस्टेंट होनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट इज एग्जैक्टली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होना चाहिए। देन आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, लेकिन हर जगह इसे यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसे आप हर कंडीशन में यूज कर सकते हो, हर जगह यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला है आपका वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये कॉस थीटा। ये जो थीटा है, थीटा होता है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा उसे थीटा बोला जाता है बच्चों। देखो यहां पे क्या चीज है, यहां पे लिखा है इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर एट सम एंगल। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पे ये आपका ग्राउंड है, ठीक है बच्चों, यहां पे एक ब्लॉक को रखा हुआ है, आपने ये ब्लॉक रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, इस ब्लॉक को जो है, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हो। मान लीजिए किसी रस्सी से आप इसे खींच रहे हो, किसी रस्सी से आप इस ब्लॉक को खींच रहे हो और ये आपका ग्राउंड है। तो बच्चों अगर आप इसे इस डायरेक्शन में किसी एफ फोर्स से खींचोगे तो ये ब्लॉक किधर डिस्प्लेसमेंट करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है बच्चों, क्या ये ब्लॉक जो है ऐसे ऊपर की तरफ मोशन करने लगेगा? अगर आप इसे रस्सी से खींच रहे हो तो ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। इस डायरेक्शन में तो हवा में तो नहीं उड़ने लगेगा ना, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये डी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, मान लीजिए डी है डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक, और ये जो फोर्स है इन दोनों में यहां पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। देखो बच्चों इस वाले केस में क्या था, यहां पे डिस्प्लेस फोर्स का डायरेक्शन ये था, ये फोर्स का डायरेक्शन था, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम वही था। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी वही है, फोर्स का डायरेक्शन भी वही है, दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यहां पे कुछ थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनेगा ना उसे थीटा बोला जाता है, ये थीटा। ठीक है, और यहां पे भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो एंगल फॉर्म होता है उसे 0 डिग्री बोला जाएगा। अगर दोनों वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है,
लेकिन यहां पे बच्चों कुछ थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है 0 डिग्री से ग्रेटर है। देन यहां पे हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहां पे अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। लेकिन यहां पे ये जो एंगल है, ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है, तो देन आप किस फॉर्मूले का यूज करोगे? आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। बच्चों ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है। इवन आप इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां का ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये वाला फोर्स, इस वाले फोर्स का भी वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बताता हूं, देखो अगर मुझे सबसे पहली बात है, देखो एक बार हम इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम इस फॉर्मूले से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही फॉर्मूले से सेम वर्क डन आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है हर जगह वैलिड होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं होता। देखो सबसे पहले मान लीजिए हमें यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैंने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया, F इंटू डी। मान लीजिए फोर्स जो है 10 न्यूटन का लग रहा है, सपोज करके ऐसा मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू मैंने 10 न्यूटन पुट कर दी, और डिस्प्लेसमेंट भी मान लीजिए 10 मीटर का है, तो ये कितना आ गया वर्क डन आपका? 100 जूल आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इसी वाली कंडीशन के लिए, इस वाली सिचुएशन के लिए। तो फॉर्मूला है आपका F डी कॉस थीटा। तो बच्चों यहां पे जो फोर्स लग रही थी वो कितनी लग रही थी? 10 न्यूटन की लग रही थी। डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। और यहां पे जो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पे जो इन दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। cos 0 डिग्री, थीटा तो 0 है ना, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो ये कितना आ गया आपका? 100 जूल आ गया। तो देखो इस फॉर्मूले से भी वर्क डन जो है 100 जूल आया, इस फॉर्मूले से भी वर्क डन कितना है? 100 जूल आया। तो ये फॉर्मूला जो होता है हर सिचुएशन में वैलिड होता है। बस एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि फोर्स आपका कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर जो है कांस्टेंट फोर्स के लिए ही बनाया गया है। यहां पे जो हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला जो है एफ डी कॉस थीटा है, लेकिन इसे डिराइव हमें करना है अभी। मतलब ये फॉर्मूला बना कैसे करके, ये फॉर्मूला बनाया कैसे करके, इस फॉर्मूले को अभी हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहली बात बच्चों, अगर इस ब्लॉक को हम इस डायरेक्शन में अगर किसी एफ फोर्स से अगर खींच रहे हैं, और ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है, तो हमारी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहती है कि बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। लेकिन बच्चों हम तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो पक्की बात है कि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स भी लग रही होगी। देन देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, डेफिनेशन ये कह रही है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स भी लगना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो 100% इधर कुछ फोर्स भी लग रहा होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है ना, एक्चुअल में इस फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में भी होता है और इस डायरेक्शन में भी होता है। ये आपका ये जो फोर्स लग रहा है 2 डायमेंशनल है। यहां पे क्या हो रहा है, इस फोर्स का इफेक्ट जो है इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स के कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में बना दिया, एक कंपोनेंट हमने इस डायरेक्शन में बना दिया। कंपोनेंट बनाना तो आपको आता ही होगा, मैंने कितने ही बार कंपोनेंट बनाने सिखाए हैं आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में। अब देखो बच्चों, इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इस कंपोनेंट की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी एफ cos थीटा होती है, इस कंपोनेंट की वैल्यू। बच्चों ये वाला जो फोर्स है इसकी वैल्यू तो f है, लेकिन इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू f cos थीटा होती है। हमेशा याद रखना, जो कंपोनेंट इस गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाएगा उस कंपोनेंट की जो वैल्यू होती है वहां पे आपको ये f लिखना है और cos थीटा लिख देना है, बस इतना ही करना है। और ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो एफ साइन थीटा होती है बच्चों। अब देखो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन का जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को अब मॉडिफाई करेंगे बच्चों। इसी फॉर्मूले को जो है हम कन्वर्ट कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, इसमें मॉडिफाई हो जाएगा। देखो कैसे करके मॉडिफाई होगा, अभी समझाता हूं आपको बच्चों। ये फॉर्मूला ये कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है तो फोर्स भी हमें यही इसी डायरेक्शन वाली फोर्स लेनी है। तो हम कौन सी वाली फोर्स लेंगे, ये एफ कॉस थीटा को लेंगे। यहाँ पे फोर्स की जगह में आएगा आपका एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है एफ कॉस थीटा की वजह से मूव कर रहा है। ये एफ कॉस थीटा जो है इस फोर्स का कंपोनेंट है,
ठीक है। तो एफ कॉस थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से लेकर के यहां तक हुआ, वो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम डी डिस्प्लेसमेंट की जगह में डी पुट कर देंगे। तो फाइनली ये जो एफ कॉस थीटा इंटू डी है, हम इसे एफ डी कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आपका फॉर्मूला आपको मिल गया है। वर्क डन का फॉर्मूला बच्चों यही होता है जो हर जगह वैलिड होता है, हर कंडीशन में वैलिड होता है। चाहे फोर्स सेम डायरेक्शन में है, चाहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, चाहे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कुछ एंगल बन रहा है, चाहे वो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर है, चाहे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे ना, तो वहां पे भी आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सिर्फ वहीं पे वैलिड होता है जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो आपको इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। अब देखो बच्चों, जैसे आपका जो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला बताया, वो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है आपका। बच्चों देखो, मैंने आपको अभी देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि वर्क का एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है, उस डेफिनेशन के बारे में भी बताने वाला हूं अभी। देखो बच्चों, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था कि अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो पहले डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर है उस टॉपिक को देखिए। वहां पे जितने भी लेक्चर है वहां पे डॉट प्रोडक्ट देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक देखिएगा। बच्चों अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल आता है। मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो एफ डी कॉस थीटा है, इसे हम वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी भी लिख सकते हैं। जैसे इस ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा जा सकता है, उसी तरीके से एफ डी कॉस थीटा को वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये क्या है, आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है ना, वर्क डन का फॉर्मूला आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और ये जो एफ डॉट डी होता है ये किसके इक्वल होता है, एफ डी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यही आपका वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों, यही आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, देन आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। और अगर फोर्स का वैल्यू दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दे रखा है, इन दोनों में जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो एंगल भी अगर दे रखा है, देन आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो। बस इतना ही इनमें डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों से सेम वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, देन आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहां पे ये एफ डॉट डी वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एफ डॉट डी। तो वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। यही आपकी वर्क की डेफिनेशन है, यही आपकी मेन डेफिनेशन है वर्क की, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये तो है ही आपकी डेफिनेशन, लेकिन यही इसकी मेन डेफिनेशन है वर्क की। क्योंकि वर्क क्या होता है आपका, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चों। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला है ना एफ डॉट डी, देखो इसे अप्लाई कैसे किया जाता है, इसे यूज कैसे किया जाता है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं यहाँ पे, देन आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए फोर्स एफ, देखो फोर्स का ये कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखा है, ठीक है। मतलब ये वेक्टर एडिशन है, यहाँ पे का फोर्स का आपका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आपका दे रखा है। फोर्स की ये वैल्यू दे रखी है, मतलब वैल्यू तो नहीं है पर एक कार्टेशियन फॉर्म है ये। फोर्स इज इक्वल टू आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप। इस फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग ए डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वो जो डायरेक्शन, वो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है, ये एस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बच्चों। एक चीज और बता देता हूं, देखो बच्चों जैसे मैंने वर्क का आपको फॉर्मूला बताया एफ डॉट डी बताया, लेकिन बहुत सी बुकों में वर्क डन के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा है, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसे भी लिखा है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है तो इस एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, और डी का मतलब भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बस यहाँ पे बस अलग अलग तरीके का, ये यहाँ पे अलग सिंबल यूज किया गया है, यहाँ पे अलग सिंबल यूज किया गया है, बस एक ही चीज है, ठीक है दोनों। यहाँ पे डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एक ही चीज है, ओके।
अब देखो बच्चों यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर, व्हाट इज द वर्क डन हमें पूछा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये कार्टेशियन फॉर्म अगर गिवन है तो देन आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे F.D या F.SP उसे बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे हम इसे, यहाँ पे फोर्स जो दे रखा है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप हमें गिवन है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दे रखा है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप। हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चों कैसे किया जाता है, हम इस फोर्स को यहाँ पे लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, और देन इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ये 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, ये 2i कैप को 2i कैप के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 से कितना होता है 4 होता है, i डॉट i कितना होता है 1 होता है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये प्लस आता है, फिर इस 3j कैप को इस 4j कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, तो ये 3 4 जा 12 होता है, और j डॉट j 1 होता है, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों 16 जूल आपका आ गया, ये आपका वर्क डन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाएगा, इस फॉर्मूले का भी मैं बताता हूं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका भी। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पे कह रहा है ए ब्लॉक इज पुश्ड थ्रू 10 मीटर अक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें अप्लाइड फोर्स का भी वर्क डन निकालना है, रेजिस्टिव फोर्स का भी वर्क डन निकालना है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन निकालना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, आपके कितने ही डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखो बच्चों यहाँ पे क्या, ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड में मान लीजिए कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो, इस पे कुछ वर्क, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइड फोर्स। अगर आपको अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब इस पे कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चों, इस पे आप क्या कर रहे हो, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने के बाद बच्चों ये क्या करता है, ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, इस पुश्ड थ्रू 10 मीटर अक्रॉस द फ्लोर। ये यहां से लेकर के यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में इसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, यहां पे क्या चीज है, हमें यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन में लिखा है ब्लॉक इज पुश्ड थ्रू 10 मीटर अक्रॉस द फ्लोर ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 50 न्यूटन। बच्चों जब फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, जब फोर्स इसमें अप्लाई किया जा रहा है, तो हो क्या रहा है, यहां पे रेजिस्टेंस और 50 न्यूटन का रेजिस्टेंस भी इसमें लग रहा है। तो इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, कंटिन्यूअसली इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है। आप इस पे क्या लगा रहे हो, ये कांटेक्ट फोर्स देने में लगे हुए, ये कांटेक्ट फोर्स है बच्चों। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ना बच्चों, एफ एस कॉस थीटा या जो एफ डी कॉस थीटा, ये जो फोर्स होती है ये कांटेक्ट फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स होनी चाहिए और कांस्टेंट फोर्स भी होनी चाहिए, देन आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, कांटेक्ट फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। ओके, अब देखो बच्चों यहां पे क्या चीज है, अगर आपको यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, तो रेजिस्टेंस का मतलब फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पे जो फ्रिक्शन हमें दे रखा है वो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। हमें पूछा है, हमें यहां पे पूछा है ये जो अप्लाइड फोर्स इस पे लग रही है, मान लीजिए ये एफ अप्लाइड फोर्स लग रही है, ये एफ अप्लाइड फोर्स लग रही है, इस फोर्स ने, इस अप्लाइड फोर्स ने कितना वर्क डन किया ये भी हमें बताना है। इस रेजिस्टिव फोर्स ने, रेजिस्टिव फोर्स का मतलब फ्रिक्शन फोर्स की ही वो बात कर रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स ने इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन किया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का भी वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां पे क्या होगा, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा होगा, mg, पता है ना आपको। अर्थ क्या करेगा, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अर्थ क्या करता है, हर बॉडी पे क्या लगाता रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होता है, m इंटू जी के इक्वल होता है, जो कि आपका वेट ऑफ बॉडी है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली चीज आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप समझने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों। देखो हमें यहाँ पे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स। ये जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है बच्चों, इसने कितना वर्क किया है इस ब्लॉक पे, ये हमें बताना है बच्चों। तो देखो वर्क बाय अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एफ, बच्चों फॉर्मूला क्या है, ये एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो ये एफ क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक है बच्चों, यही वाला अप्लाइड फोर्स लिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा, और ये कॉस थीटा लिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स तो गिवन ही नहीं है बच्चों, क्या हमें यहाँ पे अप्लाइड फोर्स गिवन है, हमें यहाँ पे अप्लाइड फोर्स गिवन नहीं है। तो बच्चों हम अप्लाइड फोर्स क्या लेंगे, देखो बच्चों अप्लाइड फोर्स कितना लिया जाता है वो मैं आपको एक समझा देता हूं। देखो बच्चों यहाँ पे ये ब्लॉक है आपका, बच्चों यहाँ जो फ्रिक्शन लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में वो 50 न्यूटन का फ्रिक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 50 न्यूटन हमें गिवन है। ठीक है, हमें इस पे फोर्स अप्लाई करना है। ओके, हमें इस पे फोर्स अप्लाई करना है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कंटिन्यूअसली इस पे लग रही है, फ्रिक्शन 50 न्यूटन की है, ये फ्रिक्शन जो है 50 न्यूटन की है।
बच्चों देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन ये जो फोर्स होता है ये कॉन्टैक्ट फोर्स होना चाहिए बच्चों। बच्चों देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, इस फोर्स को भी जो है 50 न्यूटन के ही इक्वल कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर किया जाता है अभी बताता हूं मैं आपको, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, यही तो आपको यहां पे समझना है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है। बच्चों देखो अगर मान लीजिए अगर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये ग्राउंड इस ब्लॉक पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और अगर आपको बच्चों वैसे तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो इधर भी फ्रिक्शन बनने लग जाएगा। लेकिन बच्चों होता क्या चीज है, अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स इधर अगर अप्लाई कर दोगे ना, अगर मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आप क्या कर रहे हो इसमें इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। बच्चों अगर इस फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में 50 न्यूटन है, अगर आपने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अगर लगा दिया तो ये ब्लॉक क्या होगा, आपके कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये ब्लॉक आगे भाग जाएगा। मान लीजिए अगर आप इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देते हो तो ये ब्लॉक क्या होगा, आगे की तरफ भाग जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, फिर आप इस पे कांटेक्ट फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। बच्चों हमारा जो फॉर्मूला एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूले के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि ये जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स होना चाहिए। तो अगर जब आप इसे पुश करोगे, इस डायरेक्शन में पुश करोगे, तो अगर आपने इस 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दी तो ब्लॉक आगे भाग जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, आप इस पे कांटेक्ट फोर्स दे ही नहीं पाओगे। वो कंटिन्यूअसली वो कांटेक्ट फोर्स लगते रहना चाहिए, लगते रहना चाहिए बच्चों, वो कांटेक्ट फोर्स लगते रहना चाहिए। तो देन हमें क्या करना पड़ता है, इस ब्लॉक पे जितना भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, उतना ही फोर्स हमें इधर 50 न्यूटन का कंसीडर करना पड़ता है बच्चों। अब देखो बच्चों आप कह रहे होंगे 50 न्यूटन में ये मूव कैसे करेगा। होता क्या है बच्चों कि यहां पे ये ग्राउंड क्या होता है, रफ सरफेस होता है बच्चों। अब देखो जब आप इधर 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये रफ सरफेस, ये जो सरफेस है ये डिफॉर्म हो जाता है। सरफेस क्या हो जाता है बच्चों, डिफॉर्म हो जाता है। तो यहां पे का फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में यहां का फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस बॉडी को अगर ये सरफेस यहां पे का डिफॉर्म हो जाएगा तो ये बॉडी क्या होती है, थोड़ा सा मोशन करने लग जाती है, मोशन में आ जाती है। फिर इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, फिर आप इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ तो फिर ग्राउंड ये जो सरफेस है ये डिफॉर्म हो जाएगा, फिर इसे थोड़ा सा मोशन मिलेगा। फिर 50 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फिर ये सरफेस इस तरीके से डिफॉर्म होता रहेगा, ये बॉडी हल्की 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 मूव करता रहेगा। बच्चों जैसे आपका वो होता है, क्या होता है, घड़ी होता है ना, तो घड़ी में एक आपका मिनट का सुई होता है, एक आपका आवर का सुई होता है, ठीक है बच्चों। ये जो आवर का सुई होता है, क्या ये आपको घूमते हुए दिखाई देता है, क्या आप इसके मोशन को कंटिन्यूअसली देख पा रहे हो। जब आप थोड़ी देर के बाद आते हो देन आपको ये घड़ी थोड़ी दूसरी पोजीशन में दिखाई देती है, लेकिन आप अगर इसे कंटिन्यूअसली देखते रहोगे तो आपको ये मोशन करते हुए नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये जो आवर की सुई होती है ये भी मोशन कर रही होती है। उसी तरीके से ये ब्लॉक भी क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा बच्चों, लेकिन बहुत हल्के हल्के मोशन करता रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना पड़ता है। तो कॉन्टैक्ट, ये ब्लॉक जो है ना, अगर इस पे आपको कॉन्टैक्ट फोर्स लगाना है तो हमें ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब जितना यहां फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स जब इस पे लगाया जाएगा, देन ये बहुत हल्की हल्की हल्के हल्के मूव करेगा बच्चों, बहुत हल्के हल्के मूव करेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है आपका, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स आपको गिवन है तो इस डायरेक्शन की जो फोर्स ली जाती है ना बच्चों, वो उतनी ही ली जाती है जितना फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स आपका 50 न्यूटन है तो हम यहाँ पे का अप्लाइड फोर्स भी हम 50 न्यूटन ही कंसीडर करेंगे। हमें ये वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 न्यूटन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर हो जाएगा। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन भी ये है, अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन भी यही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 कितना होगा, 500 होगा। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन आ गया आपका 500 जूल आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों एक और चीज, अब हमें इस रेजिस्टिव फोर्स का भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब बच्चों अगर फ्रिक्शन फोर्स का आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो यहां पे फोर्स भी फ्रिक्शन ही लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और डिस्प्लेसमेंट आएगा और ये कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है। यहां पे जो एफ डी कॉस थीटा था फोर्स की जगह में अब ये फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बच्चों देखो यहां पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन है, तो यहां पे 50 आएगा। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, ये 10 मीटर है, और ये देखो
फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस ब्लॉक तो इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, cos 180 डिग्री आएगा। तो ये फाइनली 500 हो जाएगा इनटू cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहां पे आपका -500 जूल आ रहा है। बच्चों यहां पे नेगेटिव आया वर्क डन, यहां पे पॉजिटिव आया वर्क डन। बच्चों एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट बताता हूं बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका ये एफ डी कॉस थीटा, बच्चों फोर्स चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, फोर्स आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, देखो यहां पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में थी, फोर्स मैंने यहां पे पॉजिटिव ली, और फोर्स यहां पे इस डायरेक्शन में थी, यहां पे भी मैंने फोर्स के लिए पॉजिटिव ली है। लेकिन यहां पे cos थीटा की वैल्यू +1 आई है, यहां पे cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 आई है, तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा, ये आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। बच्चों इस फॉर्मूले में ये जो मैंने वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू कॉस थीटा लिखा है ना, यहां पे मैंने वेक्टर का साइन थोड़ा ना बना रखा है। अगर आपने इसके ऊपर वेक्टर का साइन अगर नहीं बना है तो देन आपको डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना होता, फोर्स को भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, डिस्प्लेसमेंट को भी ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, अगर आप इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हो तो। अब देखो बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यहां पे आपका वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे वर्क डन बच्चों नेगेटिव आ रहा है। ऐसा हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगी है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो उस फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। अब देखो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, तो देन उस फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, -500 जूल आया है। अब देखो बच्चों हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो कैलकुलेट करना है, अब इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो बच्चों अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको फोर्स भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही लेनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो फोर्स हम ये mg लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है d इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये mg इंटू डी होगा, और बच्चों यहां पे ये जो कॉस होगा, अब देखो बच्चों ये जो mg है और ये जो d है इसमें एंगल जो बन रहा होगा ये थीटा है। ठीक है, तो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, mg इस डायरेक्शन में, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बच्चों ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों ये mg इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है बच्चों 0 होती है। ओके, तो ये फाइनली वर्क डन यहां पे 0 जूल आ जाएगा। बच्चों इस वाली फोर्स, ये फोर्स भी कंटिन्यूअसली इस ब्लॉक पे लग रही थी, तो इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे जो वर्क डन किया है वो 0 वर्क डन किया है, क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है लेकिन इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बच्चों, तो इस वाले वर्क डन को जो है 0 बोला जाता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस ब्लॉक पे जो वर्क डन किया वो 0 जूल का वर्क डन किया है। इस वाली फोर्स ने जो इस ब्लॉक पे जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव वर्क डन किया है, इस फ्रिक्शन फोर्स ने जो इस ब्लॉक पे वर्क डन किया वो नेगेटिव वर्क डन किया है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन है आपका। यहां पे देखो, यहां पे कह रहा है फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉराइजॉन्टल। बच्चों ये एक हॉराइजॉन्टल सरफेस है, यहां पे हमने एक ब्लॉक को रखा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं इस पे 60 डिग्री के एंगल पे जो है कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका हॉराइजॉन्टल सरफेस है, ये आपका हॉराइजॉन्टल सरफेस है, तो यहां पे 60 डिग्री के एंगल पे आप कुछ 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्स कितना दे रखा है आपका, 4 न्यूटन दे रखा है आपको। ओके, The force of 4 Newton is applied on a body at an angle of 60 degree with the horizontal. Okay, इतना समझ में आया। And body is moved to a distance of 10 मीटर, लेकिन ये बॉडी किधर करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ग्राउंड में ही मूव करेगी, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है बच्चों 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यही आपका फॉर्मूला होता है। फोर्स कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना दे रखा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है बच्चों, तो इसने ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा इंटू थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये cos 60 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये फाइनली कितना आ गया, वर्क डन आपका 20 जूल आ रहा है बच्चों। यहाँ पे भी वर्क डन आपका पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, वैसे मैंने समझा दिया है, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि कुछ एग्जाम्पल दे करके हमें बताइए कि वर्क डन किस किस केस में पॉजिटिव होता है, किस किस केस में नेगेटिव होता है और जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल मैंने ले रखे हैं। ठीक है, अभी समझाता हूँ 1 by 1। देखो बच्चों जो नेसेसरी कंडीशन होती है वर्क डन पॉजिटिव होने के लिए वो ये होती है कि इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। बच्चों वर्क डन का आपका जो फॉर्मूला है वो है
एफ डी कॉस थीटा, ये आपको पता ही है, एफ डी इंटू कॉस थीटा, मैंने आपको कहा यही फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ठीक है, इसे आप हर जगह यूज कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा होगा उसे थीटा बोला जाता है। तो बच्चों अगर ये थीटा एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, अगर ये थीटा एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, देन आपका जो वर्क डन आता है बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स हमेशा क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। अब देखो बच्चों क्यों आता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कॉस थीटा की बच्चों ये जो वैल्यू होती है ना, अगर थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो अगर यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री अगर कोई भी एंगल अगर यहाँ पे पुट करोगे, बस वो एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है बच्चों। अब मैंने आपको एक और चीज बताई कि फोर्स आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है, चाहे फोर्स किसी भी डायरेक्शन में, आपको फोर्स हमेशा पॉजिटिव लेनी है इस फॉर्मूले में, और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा पॉजिटिव लेनी है इस फॉर्मूले में। लेकिन कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आपका ये वर्क डन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे आपका देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपका। वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन। बच्चों अगर जैसे आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? पैरेलल है। दोनों के दोनों अगर पैरेलल होंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस फोर्स में और इस डिस्प्लेसमेंट में, जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा, इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा होगा 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो बच्चों ये जो एंगल है 90 डिग्री से लेस देन है, तो इसका मतलब यह है कि इस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा बच्चों वो पॉजिटिव वर्क डन किया होगा, वर्क डन बाय फोर्सेस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बच्चों अगर किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो वो भी आपका पॉजिटिव आता है। देखो कैसे आएगा पॉजिटिव? देखो जैसे मान लीजिए आपका ग्राउंड है और कोई बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ गिर रहा है, तो बच्चों ये नीचे की तरफ गिर क्यों रहा है? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बच्चों, ये mg फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें कंटिन्यूअसली लग रहा है। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो बच्चों यहां पे क्या है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में होता है, तो उस वर्क डन को पॉजिटिव बोला जाता है। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस बॉल पर जो वर्क डन किया है वो पॉजिटिव वर्क डन किया है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी mg नीचे लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो इनमें जो एंगल बन रहा है 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री से, ये जो एंगल है 90 डिग्री से लेस देन है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो भी क्या आएगा? आपका पॉजिटिव आएगा। अगर हम फॉर्मूले का यूज करते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो हमें जो फोर्स लेना है ये mg फोर्स लेना है, यही mg फोर्स क्या कर रहा है? इस बॉल पर वर्क डन कर रहा है। तो F की जगह में mg आ जाएगा, ये d आ जाएगा, और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो 0 डिग्री आएगा, तो ये mg इंटू डी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू इंटू 1 होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों आपका वर्क डन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? तो हमेशा देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। अब देखो एक तीसरा पॉइंट भी है, व्हेन ए ब्रीफ केस इज पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट एंगल देन वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव होता है बच्चों। देखो जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पे एक ब्रीफ केस है बच्चों। अब देखो मान लीजिए इस ब्रीफ केस में कुछ टायर लगे, आप क्या कर रहे हो? किसी एक्यूट एंगल पे इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हो। देखो मैन ब्रीफ केस इज पुल्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स अलोंग द हैंडल एट एन एक्यूट। बच्चों ये हैंडल पे इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, किसी एक्यूट एंगल पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ये क्या कर रहा है? ब्रीफ केस इधर मूव कर रहा है। फोर्स तो आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन ये किसी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे का जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो जो है 90 डिग्री से कम होगा, ये वाला एंगल, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे का भी जो वर्क डन होगा बच्चों वो क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा वर्क डन, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग ए वर्टिकल फोर्स ऑन इट देन वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, ये आपका ग्राउंड है, इस ब्लॉक को आपको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है बच्चों। अगर इसे आपको ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, देन ये लिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है। आप ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो और ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर करेगा? ऊपर की ही तरफ ये डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी ऊपर है, दोनों की डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो वर्क डन है इस फोर्स ने, वर्क बाय अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स आप है, ये जो है अप्लाइड फोर्स, इस अप्लाइड फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो पॉजिटिव वर्क डन किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका F d cos थीटा
यहाँ पे एफ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी, और थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक और 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फाइनली ये आपका पॉजिटिव आपका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव वर्क एक्सेलरेट ए बॉडी दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहां पे एक चीज बताता हूं कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो उस पॉजिटिव वर्क डन की वजह से क्या होता है, बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाती है। एक्सेलरेट करने का मतलब होता है उसकी वेलोसिटी जो होती है, बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करने लग जाती है। अब देखो ये इंक्रीज कैसे करेगी बच्चों, देखो मान लीजिए ये बॉडी है, आप इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हो। मान लीजिए अभी कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है बच्चों, ठीक है। आप इसमें फोर्स लगाने में लगे हुए, अब आप अगर इसमें फोर्स लगाओगे बच्चों तो ये डिस्प्लेसमेंट भी करने लग जाएगा। अगर इस अब देखो इस फोर्स की वजह से ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है बच्चों। तो ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने लग जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, इंक्रीज, क्योंकि ये फोर्स जो है इस बॉडी पे जो है पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है तो उसे वहां पे जो उस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा, पॉजिटिव वर्क डन किया होगा, अब पॉजिटिव वर्क डन की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करने लग जाती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों यहां पे कि इफ, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो किसी बॉडी में, कांटेक्ट फोर्स अगर कांस्टेंट है, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्रीज तो करता है लेकिन इन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है, ठीक है। इन इक्वल अमाउंट में बच्चों इंक्रीज करेगा। लेकिन बच्चों अगर आप फोर्स जो है, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर जो कांटेक्ट फोर्स आप लगा रहे हो अगर मान लो सपोज करके वो वेरिएबल है, देन उसके लिए वेरिएबल फोर्स के लिए कुछ अलग कंडीशन होती है। वेरिएबल फोर्स आप तब लगा पाओगे, कांटेक्ट फोर्स अगर आप दे रहे हो किसी बॉडी में, जब फ्रिक्शन भी वेरिएबल होगा, समझ रहे हो, देन अपोजिट डायरेक्शन में आप वेरिएबल फोर्स लगा पाओगे। तो इफ फोर्स इज वेरिएबल देन वेरिएबल अप्लाइड फोर्स है ये, देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज तो करेगा बच्चों, लेकिन इन अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, ठीक है। इन अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा बच्चों। चाहे फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट में भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, फोर्स अगर वेरिएबल अप्लाई कर रहे हो वहां पे भी इंक्रीज करेगा, लेकिन फोर्स कांस्टेंट में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, यहां पे अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा। बच्चों इक्वल अमाउंट का मतलब समझ गए होंगे आप, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में मैंने सब चीजें ये बता रही है आपको। इक्वल अमाउंट का मतलब ये है, मान लीजिए अभी इसकी आफ्टर 1 सेकंड इसकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, फिर आफ्टर 1 सेकंड ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर आफ्टर 1 सेकंड मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो 2 के अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 ये फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। और अनइक्वल अमाउंट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल अमाउंट का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर वेलोसिटी अगर 2 है, फिर उसके बाद मान लो 8 हो गई, उसके बाद 20 हो गई, उसके बाद 100 हो गई, वो अनइक्वल अमाउंट में हर एक सेकंड के बाद इंक्रीज होने में लगी है। तो वो तब होता है जब फोर्स वेरिएबल होती है। और फोर्स अगर कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी लेकिन वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होगी। तो देखो अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव वर्क डन में अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में इंक्रीज होती है, ओके। अब देखो बच्चों नेगेटिव वर्क डन किसे होता है, इसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके मतलब आपको एग्जाम में थ्योरी पार्ट है, ये लिखने के लिए आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखो वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आपका, वर्क डन का फॉर्मूला है FD cos थीटा बच्चों। अब ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा होता है उसे थीटा बोला जाता है। अब ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री से बच्चों ग्रेटर है, अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो ये जो cos थीटा होता है ना, इस cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हमें मिलने लग जाती है। अब cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो ये जो वर्क डन होगा, इस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो भी नेगेटिव वर्क डन किया होगा। अब देखो कैसे करके किया होगा, मान लीजिए आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो बच्चों, इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब आप ये फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। अब बच्चों अगर मुझे इस वर्क बाय फ्रिक्शन फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फोर्स की जगह में फ्रिक्शन फोर्स लूंगा, क्योंकि मुझे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालना है तो फ्रिक्शन फोर्स ही हम लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, यहाँ पे cos थीटा लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे हम फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है। डिस्प्लेसमेंट बॉडी इधर कर रही है और फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, समझ रहे हो।
बॉडी तो इधर ही मूव करेगी ना, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से मूव करेगी, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी थोड़ा ना मूव करेगी बच्चों। तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस पे कंटिन्यूअसली लगने में लगा हुआ, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स का भी हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे बच्चों ये जो एंगल बनता है डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन फोर्स में, जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये जो cos 180 डिग्री होता है बच्चों, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो cos 180 डिग्री है इसकी वैल्यू -1 होती है बच्चों। तो यहां पे अगर ये -1 आ जाएगा, अगर यहाँ पे -1 आ जाएगा तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव किस केस में आया, क्योंकि ये जो थीटा एंगल था ये 90 डिग्री से ग्रेटर था, ये 180 डिग्री का एंगल था। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एंटी पैरेलल। तो ये दोनों के दोनों देखो, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या थे, एंटी पैरेलल थे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आया बच्चों, नेगेटिव आया। ओके, अब देखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नेगेटिव इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट को, आप किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो उस पर कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन फोर्स भी लगता रहता है। तो उस फ्रिक्शन वो बोल रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस पर लगता रहता है, कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो इस पर वर्क डन किया है वो नेगेटिव वर्क डन किया है बच्चों। और उस नेगेटिव वर्क डन की वजह से क्या होता है, बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं ना, तो बॉल जब ऊपर जाता है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है। वो इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस बॉल पर जो है नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे ग्राउंड पे हमने ये बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया बच्चों, हमने इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी दिया था, हमने इस पे कोई भी कांटेक्ट फोर्स थोड़ा ना लगा रहे हैं। ये अब हमारे हैंड के कांटेक्ट में तो नहीं है ना ये बॉल, तो बच्चों इस पे कोई भी जो है कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन बच्चों इसमें कंटिन्यूअसली एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है, ये कंटिन्यूअसली ये mg फोर्स इस पे लगता रहेगा। और लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों ऊपर की तरफ हो रहा है। अब देखो आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है। हमें यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, mg है। तो हमें इस mg फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इस mg फोर्स ने इस बॉल पर कितना वर्क डन किया है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका। तो हम क्या करेंगे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फोर्स की जगह में ग्रेविटेशनल फोर्स ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की तरफ बच्चों ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर में जो एंगल बन रहा है वो cos 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में cos 180 डिग्री आ जाएगा। और बच्चों ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल है। तो फाइनली अगर एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, जो एंगल अगर ये 90 डिग्री से ग्रेटर है तो आपका वर्क डन नेगेटिव आता है। ये cos 180 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो -m इंटू जी इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी, बॉल जब ऊपर जाता है तो वेलोसिटी बॉल का डिक्रीज होने लग जाता है, इसीलिए बॉल जो है किसी मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद वापस नीचे की तरफ ही आने लग जाता है, वो और ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। अब देखो बच्चों ये जीरो वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसे समझो, इसके ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देखो बच्चों जीरो वर्क डन किसे कहते हैं, व्हेन एंगल थीटा एफ एंड डी इज 90 डिग्री। देखो वर्क डन का फॉर्मूला है आपका एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। लेकिन बच्चों अगर ये जो थीटा एंगल है ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बनता है उससे बोलते हैं। अगर इन दोनों में 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो देन उस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो वर्क डन जीरो माना जाता है, वो वर्क डन जीरो आता है। देखो कैसे करके आएगा जीरो, क्योंकि बच्चों ये जो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना बच्चों वो जीरो होती है। अब इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो वर्क डन भी आपका क्या माना जाएगा, जीरो ही माना जाएगा। ओके, अब देखो मान लीजिए आप इस पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो इस पे आपने F फोर्स अप्लाई किया, लेकिन इस पे कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन फोर्स भी लगता रहेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा इस पे कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। और इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इसमें। ओके, अब देखो मान लीजिए वैसे तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगी, अभी हम नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हमें मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, mg है। वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इस mg फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स की जगह में mg आएगा। यहाँ पे देखो ये ब्लॉक जो इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअसली इसमें mg फोर्स भी लग रही है। तो mg फोर्स कहाँ तक लगी है, इतने d डिस्प्लेसमेंट तक ये mg फोर्स लगी है, तो यहाँ पे ये d डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। अब देखो यहाँ पे ये थीटा एंगल भी आएगा, तो थीटा एंगल का मतलब ये mg फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आएगा। तो mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ये जो cos 90 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो ये फाइनली वर्क डन कितना आ गया आपका, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब mg, ये बच्चों वर्क डन जीरो आ जाता है। ठीक है,
तो कोई भी फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री के एंगल पे लग रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी फोर्स लगेगा तो उस फोर्स का जो वर्क डन होता है वो जीरो माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। अब देखो बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो बताता हूं यहाँ पे, ए पर्सन होल्डिंग ए 50 kg मास स्टिडली ऑन हिज हेड फॉर 50 सेकंड। बच्चों एक पर्सन है, इसने अपने सर के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, स्टिडली रखा हुआ है, मतलब ये मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट में खड़ा हो रखा है। और देखो बच्चों, इसने 50 kg का ब्लॉक अपने सर के ऊपर रखा 50 सेकंड के लिए, ठीक है। 50 सेकंड चाहे 1 घंटा चाहे 10 घंटा, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो 50 सेकंड के लिए इसने अपने सर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय पर्सन। इस पर्सन ने ऑन 50 kg ब्लॉक पर कितना वर्क डन किया? बच्चों ये जीरो वर्क डन किया इसने। इंटरेस्टिंग चीज यही तो होती है बच्चों, अगर कोई पर्सन किसी ब्लॉक को अपने सर पर रख देना और वो चाहे 1 घंटा क्या 4 दिन तक भी अगर खड़ा रहेगा ना, तो उसका वर्क डन जो है जीरो माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखो अभी बताता हूं बच्चों। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है वर्क बाय पर्सन। बच्चों इस पर्सन ने इस ब्लॉक पर कितना वर्क किया ये हमें कैलकुलेट करना है। बच्चों अगर ये पर्सन इस ब्लॉक पर अगर कुछ वर्क कर रहा है तो इस पर्सन ने इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स भी लगाया होगा, ठीक है। लेकिन अब उसने फोर्स किधर लगाया है, देखो उसे समझते हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक क्या करेगा बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, mg फोर्स। तो देखो ये जो पर्सन का हेड है और ये जो ब्लॉक का सर्फेस, ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इस पर्सन का जो हेड है वो भी क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगी? mg के ही इक्वल होगी। तो हमारा जो हेड है ना, ये जो पर्सन है इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, इसका हेड लगा रहा है इस पे ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक फोर्स। तो हमें वर्क डन, अगर पर्सन का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मेन कंडीशन ये है कि इस पर्सन को भी इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाना होगा, देन हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स तो बच्चों हमें मिल गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम यहां पे पर्सन का जो वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये जो वर्क डन है बच्चों, इस पर्सन ने कितना फोर्स लगाया वो फोर्स यहां पे आएगा। तो पर्सन ने ये वाला फोर्स लगाया इस ब्लॉक पे, ये mg फोर्स लगाया, तो फोर्स की जगह में mg आएगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक तो रेस्ट में है, क्योंकि ये पर्सन रेस्ट में खड़ा हो रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा तो हमें पता ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो थीटा की वैल्यू भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जीरो आ रहा है, तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा आपका? 0 जूल आ जाएगा। तो कोई भी पर्सन अगर अपने सर के ऊपर किसी ब्लॉक को लेकर के खड़ा है या किसी बाल्टी को लेकर के खड़ा है, तो वो बच्चों फिजिक्स की लैंग्वेज में वो वर्क डन जीरो माना जाता है। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे, ए पर्सन कैरिंग सम लोड ऑन हिज हेड एंड मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्फेस टू ए डिस्टेंस डी, देन वर्क डन बाय पर्सन इज आल्सो जीरो। बच्चों अब देखो यहाँ पे, देखो इस वाले केस में तो ये खड़ा हो रखा था, लेकिन इस वाले केस में ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है बच्चों। यहाँ पे देखो इस ब्लॉक का ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन बच्चों डी डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी ये वर्क डन जीरो आ रहा है। वर्क डन बाय पर्सन ऑन ब्लॉक इज जीरो आ रहा है बच्चों। क्यों आया? देखो अभी बताता हूँ। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रही है, अरे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। ये हेड भी क्या करेगा? इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स जो होती है R इज इक्वल टू mg के इक्वल होती है। R का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, आपको पता ही होगा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो कंटिन्यूअसली ये हेड क्या कर रहा है? इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगा रहा है बच्चों। ये mg डाउनवर्ड लग रही है, और ये हेड भी क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जो कि mg होता है। हमें यहाँ पे वर्क डन बाय पर्सन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय पर्सन, इस पर्सन ने कितना वर्क डन किया है? W का मतलब यहाँ पे वर्क डन है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर इस पर्सन का हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है कि इस पर्सन ने इस ब्लॉक पर कितना वर्क डन किया है, तो इस पर्सन ने इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स भी लगाया होगा। तो ये पर्सन तो इस ब्लॉक पे जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है बच्चों। तो फोर्स क्या लगाया? mg फोर्स लगाया। और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट डी आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो mg फोर्स है वो डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे cos 90 डिग्री आएगा। बच्चों ये पर्सन इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर ये पर्सन कोई भी अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस ब्लॉक पे, तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ये ब्लॉक तो जस्ट इसके सर के ऊपर प्लेस्ड हो रखा है। ये पर्सन अपने पैरों से चल रहा है, ये पैरों से चल रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स थोड़ा ना लग रहा है इस ब्लॉक पे। ये पर्सन भी आगे बढ़ रहा है, ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसने अपने सर के ऊपर इसे रखा हुआ है। लेकिन इस ब्लॉक पे फोर्स ऊपर की तरफ तो लग रहा है, जो इसका हेड लगा रहा है, तो इसीलिए हमने ये mg फोर्स ली है जो ऊपर की तरफ लग रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये mg इंटू डी इज इक्वल टू cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है। फाइनली ये जो वर्क डन आएगा बच्चों, वर्क बाय पर्सन जो आया है आपका 0 जूल आया है। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी ब्लॉक को सर पर रखा है, आप 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी अगर चल जाते हो, तो आपका वर्क डन, आपने उस ब्लॉक पे जो वर्क डन किया वो 0 वर्क डन का ब्लॉक किया। उस ब्लॉक पे आपने कोई वर्क डन नहीं किया है, क्योंकि वो ब्लॉक जो है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट है
नेक्स्ट नहीं, वही टॉपिक है, यहाँ पे भी जीरो वर्क डन का ही टॉपिक है बच्चों। यहाँ पे देखो एक सिंपल पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये पेंडुलम का बॉब होता है, इसे बॉब बोला जाता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग है। अब देखो ये बॉब जो है इस स्ट्रिंग से लटका है बच्चों, तो ये स्ट्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रही है। इतना तो आपको पता ही होगा, टेंशन फोर्स का कहाँ लगती है, स्ट्रिंग में लगती है, और जिस पॉइंट से ये स्ट्रिंग और बॉब कनेक्ट है इसके अवे लगती है, ठीक है, डायरेक्शन अवे होती है टेंशन की। देखो इन सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब। देखो बच्चों ये जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो जब ये बॉब यहां पे रहा होगा तो इसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये रही होगी। जब बॉब यहां पे पहुंचेगा तो इसका जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो ये रहेगी। जब बॉब यहां पे पहुंचेगा तो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा। तो बच्चों यहां पे ये जो टेंशन है, टेंशन क्या होती है, फोर्स होती है। स्ट्रिंग में लगने वाली फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। तो यहां पे ये जो टेंशन फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस बॉब का, इस बॉब पर ये टेंशन फोर्स लग रही है। तो ये जो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बच्चों ये जो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, आपको मैंने बता रखा है। तो यहां पे पूछा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज जीरो, इसीलिए यहां पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। बच्चों हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालना है, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, ठीक है। देखो फॉर्मूला तो हमारा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन हमें टेंशन फोर्स का वर्क डन निकालना तो F की जगह में टेंशन आएगा, ठीक है। अब देखो D, मान लो कोई डिस्प्लेसमेंट D हुआ है, और यहां पे देखो ये जो टेंशन फोर्स है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो हम यही वाला डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना, तो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना, तो यहां पे हम cos 90 डिग्री लेंगे। तो फाइनली ये जो cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो जीरो आती है, इसीलिए यहां पे वर्क डन कितना आ गया, जीरो आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब देखो ये भी आपका जीरो वर्क डन का ही एग्जांपल है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इन अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। यहां पे लिखा है, इफ वी अज्यूम दैट द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज परफेक्टली सर्कुलर देन वर्क डन बाय सन ग्रेविटेशनल फोर्स इन ऑन अर्थ इज जीरो। बच्चों ये कह रहा है, ये मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, और ये अर्थ क्या कर रही है, इस ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये कह रहा है कि वर्क डन बाय सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज जीरो होता है। बच्चों ये सन क्या करता है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है टूवर्ड सेंटर, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। सन क्या करता है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, हमारी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता रहता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड सेंटर होती है, ओके। अब देखो ये फोर्स जो है टूवर्ड सेंटर लग रही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओके। अब देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, ये जो अर्थ जब यहां पे रही होगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही होगी, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पे रिवॉल्व कर रही है तो, ठीक है बच्चों। अब देखो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना किसी भी बॉडी की, उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी मानी जाती है। तो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहां पे भी सेम है, यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी वही होगा। बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये सन क्या कर रहा है, अर्थ पे लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनमें क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है, सन जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो यहां पे भी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो वर्क बाय सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, अर्थ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो कितना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, तो हम फोर्स कौन सी लेंगे, हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करें तो यही वाली ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी, ठीक है। तो जो भी आएगी यहां पे आएगी, इसकी जगह में आएगी, डिस्प्लेसमेंट यहां पे आएगा, लेकिन इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो होती है, तो फाइनली ये भी कितना हो जाएगा, जीरो जूल हो जाएगा। तो इस सन ने इस अर्थ पर जो वर्क डन किया है वो जीरो जूल का वर्क डन किया है, ठीक है। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्या कर रहा है, ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट ऑन हिज हेड बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। बच्चों एक पर्सन है, इस पर्सन ने बकेट को होल्ड कर रखा है और ये क्या कर रहा है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फर्स्ट, स्टार्टिंग में क्या करता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करता है, देन क्लाइंब अप अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फिर वो ऊपर की तरफ किसी स्टीयर की हेल्प से, मान लीजिए जैसे कोई सीढ़ी है, ऐसे ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, इसने जो है 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से लेकर के ऊपर 20 मीटर का इसने ये डिस्प्लेसमेंट किया। व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय हिम, हमें बताना है कि यहां पे टोटल वर्क डन कितना हुआ है। अब देखो कैसे करके बताया जाएगा टोटल वर्क डन।
देखो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, ए पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट। बच्चों यहाँ पे इसने होल्ड कर रखा है। होल्डिंग ए बकेट का मतलब इसने जस्ट अपने सर के ऊपर जो है इस बकेट को प्लेस कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है वो इस बकेट पे इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, जस्ट इसने होल्ड कर रखा है। ऑन हिज हेड, अपने हेड पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस पे अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रहा है बच्चों। अगर इस बकेट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया जाएगा तो ये बकेट नीचे गिर जाएगा। तो फिर ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो किधर लग रहा है, देखो बताता हूं किधर लग रहा है बच्चों। नीचे की तरफ ये बकेट क्या करेगा, इसमें mg फोर्स लगाएगा। तो ये जो हेड है ना, ये हेड भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो mg के ही इक्वल होगा। तो ये जो हेड है, ये हेड क्या कर रहा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। तो ये वाला जो फोर्स है mg फोर्स, ये किसके इक्वल है, 10 न्यूटन के इक्वल है बच्चों। ये जो फोर्स है ना, जो लिखा हुआ है अप्लाइंग फोर्स 10 न्यूटन, ये हेड अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन। क्वेश्चन में कहीं पे भी देखो, यही तो आपका नॉलेज है। जब आपको नॉलेज होगी, छोटी छोटी चीजें पता होंगी, तब जो है आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाते हो। अदरवाइज आप क्वेश्चन में ही उलझे रहते हो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ये 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg फोर्स नीचे लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ये ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये mg फोर्स कितना ऊपर, 10 न्यूटन है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये हेड क्या कर रहा है, इस बाल्टी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी mg फोर्स लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय हिम। तो स्टार्टिंग में तो इधर गया है, फिर ऊपर गया, तो पहले यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें जो वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय पर्सन, बाय हिम कैलकुलेट करना है ना, बाय पर्सन ऑन बकेट। इस बकेट पे इस पर्सन ने कितना वर्क डन किया है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला तो बच्चों हमारा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा है। तो बच्चों फोर्स कौन सी आएगी, देखो ये पर्सन इस बकेट पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की जगह में ये 10 न्यूटन आएगा। बच्चों इसने डिस्प्लेसमेंट किधर किया, ये 10, स्टार्टिंग में मैं इस 10 मीटर का वर्क डन निकाल रहा हूं, ठीक है। 10 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट किया, कितना वर्क डन किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ये 10 मीटर आ जाएगा। फिर बच्चों देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बकेट डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनली 10 10 जो 100 इंटू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0 होती है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0 जूल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो ये वर्क डन कर रहा था, इसने 0 जूल का वर्क डन किया। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। अब अगर ये इस बकेट को लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, और बच्चों फोर्स भी इस बकेट पे ये हेड क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और फोर्स का डायरेक्शन भी बच्चों ऊपर की ही तरफ है, जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये हेड क्या कर रहा है, इस बकेट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये फोर्स भी जो 10 न्यूटन की फोर्स है, ये भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो यहां पे हम निकालते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन बाय पर्सन ऑन बकेट, ठीक है। ये जब ऊपर की तरफ, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा है, तो यहां पे का जो 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहां पे का जो वर्क डन होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, फोर्स तो ये 10 न्यूटन ही आएगी, फॉर्मूला हमारा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स की जगह में ये 10 न्यूटन आएगा। डिस्प्लेसमेंट इस बार इसने ऊपर की तरफ किया 20 मीटर का। अब देखो बच्चों, फोर्स का भी डायरेक्शन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऊपर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये 200 हो गया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना आ गया, 200 जूल आ गया बच्चों। तो ये जो टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, टोटल वर्क डन जो हो जाएगा आपका, वो जाएगा 0 जूल प्लस 200 जूल, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ गया बच्चों, ये 200 जूल का इसने वर्क डन किया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, पहले ही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स। बच्चों एक किसी कोई पार्टिकल, उस पार्टिकल पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F1 फोर्स, एक F2 फोर्स, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, जिसकी वजह से ये A पॉइंट से B पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड होते हैं। उसके ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बच्चों अगर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, ठीक है। अब देखो कोई पार्टिकल ने A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव किया, मान लीजिए ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, तो ये A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये A पॉइंट से B पॉइंट तक उस पार्टिकल ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो दे रखा है आपका 240, और इस B पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 420। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहां पे कह रहा है कि देखो ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल, ये पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट किया A से B पॉइंट तक, लेकिन इसमें ये 2 फोर्स लग रही थी, F1 एंड F2 फोर्स लग रही थी बच्चों। लेकिन ये जो 2 फोर्स लग रही हैं, ये 2 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रही हैं, लेकिन इन फोर्स की वजह से पार्टिकल किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है,
मोशन कर रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इसीलिए ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो बच्चों मैंने एक चीज आपको बताई थी मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में, मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है, कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे अगर आप मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, जैसे इस पार्टिकल में आप अगर इधर एक फोर्स लगाते हो और इधर भी एक फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए F1 फोर्स यहां लगा रहे हो, F2 फोर्स यहां पे लगा रहे हो, तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा बच्चों, ये ब्लॉक जो है कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहां पे नेट फोर्स लग रही होगी, ये उसकी रिजल्टेंट फोर्स है। तो इस रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करते हैं, F1 प्लस F2 करते हैं बच्चों, इनका वेक्टर एडिशन करते हैं। ये सिंपल एडिशन नहीं होता, ये वेक्टर एडिशन है। हम इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें ये नेट फोर्स मिल जाएगी। ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये दो फोर्स इस पे लग रही थी, तो ये ना तो इधर मूव कर रहा है ना तो इधर मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये नेट फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर एडिशन करना पड़ता है। तो इस पार्टिकल पे भी ये दो फोर्स लग रही है, लेकिन ये पार्टिकल जो है इधर जिधर डिस्प्लेसमेंट करेगा उधर ही तो फोर्स भी लगेगी। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही है उस नेट फोर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बच्चों नेट फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम F1 प्लस F2 करेंगे, ये वेक्टर एडिशन करेंगे। तो ये F1 है, तो F1 को यहां पे लिख दीजिए 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप, और इसका वेक्टर एडिशन इसके साथ कर दीजिए, ये माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस 6k कैप, ठीक है। तो देखो इनका वेक्टर एडिशन कितना आ रहा है, ये F नेट इज इक्वल टू आएगा आपका 4i कैप माइनस 2i कैप 2y कैप माइनस 6j कैप प्लस 4j कैप माइनस 2j कैप 8k कैप माइनस 6k कैप प्लस 2k कैप, ये आपका नेट फोर्स आ गया। तो ये जो नेट फोर्स है बच्चों ये इस डायरेक्शन में लग रही है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब बच्चों फोर्स तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये टॉपिक भी मैंने आपको मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में पढ़ा रखा है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लेलिस्ट में जाकर के इस टॉपिक को सर्च कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ये आपका एक पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन है ये, और ये इस पॉइंट का पोजीशन है, इस बी पॉइंट का पोजीशन है। तो इस पोजीशन वेक्टर को हमने R1 नाम दे दिया, इस पोजीशन वेक्टर को हमने R2 वेक्टर नाम दे दिया। हमें ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना, इसे मैंने R वेक्टर नाम दे दिया। अब देखो बच्चों ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे करके यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे इसका। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो हम इजिली इसका पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखो बच्चों ये जो 2 है, बस 2 के साथ यहाँ पे i कैप लिख देना है, इस 4 के साथ जो है यहाँ पे j कैप लिख देना है, और ये 0k कैप हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो होगा आपका ये 4i कैप हो जाएगा, ये 2j कैप हो जाएगा, और ये प्लस 0k कैप हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, हमें ये वाला पोजीशन वेक्टर मिल गया, ये पोजीशन वेक्टर मिल गया, लेकिन हमें तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना आपका F डॉट डी होता है, डॉट प्रोडक्ट, फोर्स हमारे पास है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम निकाल रहे हैं। तो हम मान लो अगर इसने यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया, इस डिस्प्लेसमेंट को अगर मैंने R वेक्टर बोल रखा है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह में मैं R भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मुझे ये R वेक्टर यहां पे फाइंड करना है बच्चों। तो इसे फाइंड कैसे किया जाएगा, देखो हमारे पास यहां पे देखो एक रूल होता है, हमारे यहां पे बच्चों वेक्टर एडिशन हो रहा है। देखो ये एक वेक्टर है, इस और ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर की जो हेड है इस वाले वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रही है बच्चों। तो अगर किसी वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन होती है, इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन हो रहा है। ये R1 वेक्टर इस R वेक्टर का एडिशन हो रहा है, तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर का यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। जब दो वेक्टर का एडिशन होता है तो हमें यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, R2 वेक्टर। तो फाइनली हमें ये R वेक्टर फाइंड करना है, तो R वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है R वेक्टर, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिल जाएगा। देखो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर कितना दे रखा है, ये 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप, ये फाइनली माइनस आएगा यहाँ पे, ये R1 वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब देखो ये R वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2i कैप, 2j माइनस 4k, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस 4j कितना हो जाएगा माइनस 2j कैप, और ये फाइनली यहाँ पे 0k कैप आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वर्क इज इक्वल टू ये F नेट तो हमने ये कैलकुलेट किया है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, फोर्स की जगह में आ जाएगा आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ पे लिखिए 2i कैप माइनस 2j कैप और ये प्लस 0k कैप, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 2 कितना होगा बच्चों
4 होगा, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फाइनली वर्क डन कितना आ गया आपका, 8 जूल आ गया बच्चों। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, वहां पे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ेंगे और ग्राफ की हेल्प से भी वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके।